पहला सवाल है कि डीएनए का फुल फॉर्म यानी फुल फॉर्म्स ऑफ डीएनए क्या होता है। तो डीएनए का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म्स जो होता है वो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। दूसरा सवाल है कि डीएनए की खोज किसने की थी, है ना। तो दूसरा सवाल कि डिस्कवरी ऑफ डीएनए, तो हम लोग आंसर्स में लिखेंगे कि इसकी खोज जो है सर्वप्रथम फ्रेडरिक माइस्टर्स नाम के वैज्ञानिक ने किया था और इसकी जो है संरचना डबल हेलिक्स मॉडल जो वाटसन तथा क्रिक नाम के वैज्ञानिक ने 1953 ईस्वी में क्या की थी, दी थी, है ना। अगला सवाल है कि डीएनए कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ डीएनए। तो आपके जो है डीएनए जो होता है ना वह द्विकुंडलित घूर्णन के आकार का डीएनए जो होता है और ये जो है आपके दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आपके वी डीएनए और दूसरा क्या होता है जेड डीएनए होता है। अगला है कि डीएनए के कार्य बताएं, फंक्शंस ऑफ डीएनए। तो डीएनए का प्रमुख कार्य होता है आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना होता है। अगला सवाल है आरएनए क्या होते हैं यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं। इसमें हम लोग आंसर करेंगे, इसमें जो है राइबोज श्रृंखला होती हैं और यह कोशिकाओं के केंद्रक के अतिरिक्त यह कोशिका द्रव में पाया जाता है। आरएनए में थाइमीन नामक क्षार नहीं होता है, इनकी जगह पर क्या होता है यूरासिल नामक क्षार होता है। यानी कि आरएनए के कंडीशंस में क्या होता है जो आपके पायरिमिडीन्स होते हैं ना उसमें थाइमीन रिप्लेस कर जाते हैं आपके यूरासिल से। आरएनए को निर्देश डीएनए से मिलता है और जो कि क्या करते हैं प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करते हैं। अगला सवाल है कि आरएनए कितने प्रकार के होते हैं। तो आरएनए होते हैं आपके 3 प्रकार के। पहला होता है एक संदेशवाहक आरएनए जिसे हम लोग मैसेंजर्स आरएनए कहते हैं। दूसरा है राइबोसोमस आरएनए जिसे हम लोग आरआरएनए कहते हैं और उसके बाद है स्थानांतरण जिसे हम लोग ट्रांसफर्स आरएनए कहते हैं। उसके बाद है आरएनए का क्या काम होता है। तो आरएनए का प्रमुख कार्य होता है प्रोटीन्स का निर्माण करना। अगला सवाल है कि डीएनए की रासायनिक प्रकृति क्या होती है ना। तो केमिकल नेचर क्या होता है। तो डीएनए जो होते हैं ना पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो कि क्या होता है बृहदाकार अणु होता है जो कि न्यूक्लियोटाइड्स इकाइयों से मिलकर के बना होता है। तो प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में जो होती है ना 3 इकाई होती है, सब यूनिट होते हैं। पहला होता है आपके पेंटोज शुगर होता है जिसे हम लोग डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। दूसरा जो होता है नाइट्रोजन क्षार होता है जिसमें आपके प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स आते हैं। प्यूरिन्स में आपके क्या क्या आते हैं तो एडेनिन आता है, दूसरा गुआनिन आता है और पायरिमिडीन्स में जो है आपके क्या आते हैं थाइमिन और साइटोसिन्स आते हैं। तो याद रखना है प्यूरिन्स बेस में क्या आता है एडेनिन गुआनिन आता है और पायरिमिडीन्स में क्या आता है थाइमिन और साइटोसिन रखे गए हैं। अगला है शर्करा स्थित फॉस्फेट यानी कि जो आपके फॉस्फेट ग्रुप रहते हैं बेस प्लस शर्करा रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे साइड कहेंगे, है ना, न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। और बेस शर्करा प्लस फॉस्फेट रहेगा ना तो उसे हम लोग क्या कहेंगे न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। अगला सवाल है कि चारगॉफ बेस इक्विवेलेंस नियम क्या है ना, चारगॉफ रूल्स क्या है। तो प्यूरिन्स के अंतर्गत क्या क्या आता है एडेनिन गुआनिन आता है तथा पायरिमिडीन्स में थाइमिन साइटोसिन्स आता है। तो इनकी जो मात्रा होती है ना डीएनए में वो क्या रहती हैं सदैव एक समान रहती हैं। जैसे कि दूसरे में एडेनिन बराबर थाइमिन होता है और गुआनिन बराबर साइटोसिन, तो यह क्या कहलाता है चारगॉफ का नियम कहलाता है। अगला है कि डीएनए की खोज अंग्रेजी वैज्ञानिक जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 ईस्वी में किया था और इस खोज के लिए उन्हें जो है सन 1962 ईस्वी में जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डीएनए किस में पाया जाता है। तो डीएनए आपके गुणसूत्र में होते हैं। अगला सवाल है कि डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है। तो यह जो है आपके बलात्कारी कंडीशंस में माता पिता जो है इत्यादि के जो है डिटेक्शंस में साथ साथ जो है आपराधिक मामलों की गुत्थियों को सुलझाने में जो है ना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। अगला है डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया। तो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल आपके वाटसन और क्रिक ने दिया। अगला सवाल है डीएनए किसका बहुलक होता है। तो डीएनए होते हैं आपके पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं। अगला सवाल है कि डीएनए किस में पाया जाता है। तो डीएनए केंद्रक के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया के अलावे क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। अगला है डीएनए के कार्य बताएं। तो सभी आनुवांशिक क्रियाओं को संचालित करना और सभी प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करना जो है
डीएनए के प्रमुख कार्य हैं। अगला है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं निदान केंद्र कहाँ पर है, तो ये है आपके हैदराबाद जो आपके तेलंगाना में है। अगला है डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, तो डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड्स अगर जुड़ जाती है ना और नाइट्रोजनस बेस थाइमिन के स्थान पर यूरासिल आ जाता है तो इस तरह से आपके आरएनए बनते हैं। अगला सवाल है कि कोशिका विभाजन में क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले डीएनए का द्विगुणन होता है और उसके बाद क्या होता है, केंद्रक तथा कोशिका द्रव का विभाजन होता है। अगला सवाल है कि ट्रांसक्रिप्शंस किसे कहते हैं, तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शंस कहते हैं। उसके बाद है पैतृकत्व सिद्धांत में सहायक होते हैं डीएनए तथा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सहायक होते हैं। अगला सवाल है न्यूक्लियोटाइड्स कितने अणु से बना होता है, तो न्यूक्लियोटाइड्स आपके 3 सब यूनिट से बने होते हैं। पहला जो है डीऑक्सीराइबोस शर्करा है, दूसरा है फॉस्फोरिक एसिड है और उसके बाद क्या है, नाइट्रोजनस बेस। तो ये आपके 3 सब यूनिट हो गए। अगला सवाल है कि जीवित प्राणियों की उत्पत्ति किस रूप में हुई है, तो यह किस रूप में होती है, तो यह आपके जाइगोटिक्स रूप में होती हैं जो निषेचन की प्रक्रिया के बाद बनता है। अगला सवाल है कि समसूत्री विभाजन किस में होता है, तो समसूत्री विभाजन जो है आपके कायिक कोशिकाओं में होता है। अगला सवाल है कैंसर कोशिकाओं में सूत्री विभाजन की क्रिया कैसे होती हैं, तो इसमें होती है अनियंत्रित और असीमित होती हैं, यानी कि अनसेल रेगुलेटेड ग्रोथ जो है ना वह क्या होता है, कैंसर का कारण होता है। अगला सवाल है सूत्री विभाजन के क्या कार्य हैं, तो समसूत्री विभाजन के जो कार्य होते हैं ना वह कोशिकाओं की मरम्मत करना और जख्म भरना क्या है, सूत्री विभाजन का कार्य है। अगला है जंतुओं में विभाजन कहाँ होता है, तो जंतुओं में जो है वृषण और अंडाशय में क्या होता है, विभाजन की प्रक्रिया होती है। अगला है कि विभाजन में क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, तो 2 गुणसूत्रों के बीच जीनों का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है, क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। अगला सवाल है डीएनए का व्यास कितना होता है, तो डीएनए का व्यास जो होता है वह 20 एंगस्ट्रॉम होता है। अगला सवाल है कि यदि दोहरे फंसे डीएनए में 20% साइटोसिन है तो डीएनए में एडेनिन का मान कितना होगा, है ना। तो यहाँ पर जो है हम लोग चार्गव बेस इक्विवेलेंस से जानते हैं कि A+T बराबर होता है 100 - G+C, है ना। तो जितना एडेनिन का मान होगा उतना क्या होगा, आपके थायमिन का मान होगा, है ना। तो यहाँ पर सवाल है कि जो आपके हैं 20% क्या है, साइटोसिन है और एडेनिन है। तो यहाँ पर हम लोग आंसर करेंगे कि एक डीएनए अणु में साइटोसिन अणुओं की संख्या जो होती है ना गुआनिन के क्या होती हैं, बराबर होती हैं, यानी कि एडेनिन का जो मान होगा ना वो थाइमिन के बराबर होगा और जो गुआनिन का मान होगा ना वह किसके बराबर होगा, साइटोसिन के बराबर होगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, यदि एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए में 20% साइटोसिन है तो गुआनिन क्या होगा, 20% होगा। इसी प्रकार से क्या होगा, C+G कुल क्षारकों का 40% बनाता है, तो से 60% में एडेनिन और थायमिन दोनों शामिल हैं जो क्या है, समान मात्रा में रखे गए हैं। तो इस प्रकार से जो है एडेनिन का मान कितना होगा, 30% होगा। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया, तो हम लोग जवाब में लिखेंगे कि मटर का पौधा जो होता है ना वह क्या होता है, वार्षिक पौधा होता है, यानी एनुअल प्लांट्स होते हैं। तो इसका मतलब हम लोग साल में क्या कर सकते हैं, 2-3 पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा है कि इन्हें आसानी से उगाया तथा इनकी देख रेख की जा सकती है, यानी कि ये ऐसे पौधे होते हैं जो कम ही जगहों पर क्या कर सकते हैं, इनकी बुआई कर सकते हैं, है ना, इसको अच्छे तरह से रख रखाव कर सकते हैं। अगला है कि मटर का जो पुष्प होता है ना द्विलिंगी होता है, यानी कि ये इस पुष्प में क्या होता है, नर और मादा प्रजनन अंग दोनों पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये क्या होते हैं, कील एंड विंज से ढके होते हैं। तो ये जो है फ़ायदेमंद कैरेक्टर्स है। अगला है इसे आसानी से विपुंसन किया जा सकता है और यह इसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग पर परागण की प्रक्रिया कर सकते हैं, यानी कि इसमें क्या कर सकते हैं, विपुंसन, नर प्रजनन अंग को हटाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विपुंसन कहते हैं। अगला जो है इसमें आसानी से स्वपरागण के साथ साथ हम लोग क्या कर सकते हैं,
पर परागण की प्रक्रिया करा सकते हैं, यानी कि मटर के पौधों में क्या कर सकते हैं हम लोग, सेल्फ पॉलिनेशंस के साथ क्रॉस पॉलिनेशंस कर सकते हैं। अगला है कि मटर में संकरण से प्राप्त संतानें जननक्षम होती हैं। क्या होती हैं? जननक्षम, यानी कि अगले जनरेशन्स में क्या कर सकती हैं, वे एक नए पौधे को जन्म दे सकती हैं। अगला है मटर के पौधे में अधिक फल फूल और बीज लगते हैं, यानी कि एक पौधे से जो है ना बहुत सारे सीड्स जो हैं क्या कर सकते हैं हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अगला है मटर में विभिन्न लक्षणों वाले अनेक किस्मों थी, यानी कि अलग अलग प्रकार का क्या था, फिजिकल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स था, जिसमें से प्रत्येक लक्षण जो है ना दो विरोधी लक्षण थे, यानी गुण थे जिन्हें आसानी से परिभाषित किया जा सकता था। तो यहाँ पर जो है 12वीं कक्षा में जो है ना यहाँ पर जीवों में जनन से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है लिए गए हैं। जैसे कि पहला सवाल जो है, इसमें से पूरे जीवन काल में जो है एक ही बार पुष्पित होते हैं। पहला है बांस है, आम है, तार है और इनमें से कोई नहीं, यानी एक ऐसे पौधे के बारे में बताना है आपको जिसमें पूरे जीवन चक्र में एक ही बार क्या होते हैं, पुष्पित होते हैं, पुष्प लगते हैं। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा हम लोग का बांस। बांस में क्या होता है, एक ही बार फली आते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी द्विगुणित कोशिका है ना, तो द्विगुणित कोशिका जो है परागकण है, अंड है, या इसमें से दोनों है, ए और बी, और युग्मनज। तो युग्मनज की कोशिका ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं, नर और मादा प्रजनन अंगों के परिणाम स्वरूप मिलने से बनते हैं, नर और मादा युग्मक के मिलने से बनते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नई पीढ़ी की प्रथम कोशिका कहते हैं, जो कैसा होता है, द्विगुणित कोशिका होती हैं। अगला सवाल है आम में जो है ना खाने वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं मीजोकार्प, यानी मध्य फल भित्ति भी कहते हैं। अगला सवाल है कि समसूत्री विभाजन किसमें होता है, तो समसूत्री विभाजन आपकी कायिक कोशिका में होता है। अगला सवाल है निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो हम लोगों का सही जवाब हो जाएगा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, यानी अनिषेचित फल कहते हैं। अगला सवाल है इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है, तो इसमें से आंतरिक निषेचन नहीं होता है तो आपके मेढक में आंतरिक निषेचन नहीं होता है, यानी कि बाह्य निषेचन इसमें होता है। अगला सवाल है कि जो है द्विखंडन एक प्रकार का क्या है, तो द्विखंडन एक प्रकार का क्या है, अलैंगिक जनन है। अगला है इनमें से कौन अंडज है, तो अंडे देने वाले जीव ओविपेरस कहलाते हैं, जिसमें आपके एकिडना हो जाएंगे। अगला सवाल है कि अंड प्रजनक निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसमें हो जाएंगे सारे के सारे, क्योंकि ये सभी के सभी क्या करते हैं, अंडे देते हैं। अगला सवाल है कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, तो मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, आपके ईस्ट में होते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से मिथ्या फल हैं, तो इसमें सेब जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जन्म कहाँ से होता है, यानी कि इस फल का निर्माण कहाँ से होता है, आपके पुष्पासन वाले हिस्से से होता है। अगला सवाल है कि गेम्यूल्स बनते हैं, गेम्यूल्स कहाँ बनते हैं, तो आपके स्पॉन्जेज में बनते हैं, जिसे हम लोग पॉरीफेरा के अंतर्गत रखते हैं। अगला है पुदीना, यानी कायिक प्रवर्धन करता है, कौन करता है इसमें, तो ये आपके सकर्स हो जाएंगे। अगला है साग को वृंत पर लगाया जाता है, यानी साइकोन को स्टोक पर लगाया जाता है, और इस प्रकार के ग्राफ्ट किए गए वृक्ष फल पर किस पर निर्भर करता है, तो इस पर किस पर करता है, साइकोन पर करता है। और आपको याद रखना है कि जो है स्टोक और साइकोन ये कौन से पौधे बनाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्राफ्टेड प्लांट्स कहते हैं। अगला सवाल है कि उभयलिंगी प्राणी में से कौन सा है, तो केचुआ जो है उभयलिंगी प्राणी है, जिसमें आपके क्या होते हैं, नर प्रजनन अंग और मादा प्रजनन अंग एक ही जीव शरीर में होते हैं, इसीलिए हम लोग इसे उभयलिंगी या इसे हम लोग हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स भी कहते हैं। अगला सवाल है कि इसमें कौन जो है नर युग्मक से संयोग करके भ्रूणपोष बनाता है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा द्वितीयक केंद्रक बनाता है। अगला है कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं, तो जीवन काल कहते हैं। अगला है आकारिकी तथा आनुवांशिकी रूप से समान जीवों को क्या कहते हैं, तो क्लोन कहा जाता है। अगला सवाल है कि अमीबा में प्रजनन किस प्रकार का होता है, तो अमीबा में होता है आपके द्विखंडन, यानी अनुकूल परिस्थिति में द्विखंडन होता है और प्रतिकूल परिस्थिति में क्या होता है, बहुखंडन होता है। अगला है कि चमगादड़ द्वारा अगर परागण की प्रक्रिया होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो कैरप्टेरोफिली कहते हैं।
अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र की तरफ आगे बढ़ें तो यहाँ पर जो है आपको 20 ऑब्जेक्टिव्स रखे गए हैं, जिसमें से पहला हम लोगों का है अदरक में जो है कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। तो अदरक में कौन सा हिस्सा जो होता है वो जो एक नए पौधे को बनाते हैं, जैसे आपके राइजोम हो गए, जड़ हो गए, ट्यूबर्स हो गए और बल्ब हो गए। तो इसमें से हम लोगों का सही जवाब हो जाएगा राइजोम वाला जो पोर्शंस होता है आपके जिंजर में, वो क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशंस करते हैं, यानी एक नए पौधे को बनाने का काम करते हैं। अगला है स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है। तो आपके जो मैमल्स होते हैं ना, निषेचन की प्रक्रिया आपके फैलोपियन नलिका में होती हैं, यानी कि फैलोपियन ट्यूब्स में होता है, जो आपके स्त्री प्रजनन अंग के क्या हैं, हिस्से हैं। अगला सवाल है कि भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। तो भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, तो n होते हैं, 2n होते हैं, 3n होते हैं, या इनमें से जो है ना A और B दोनों होते हैं। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा हम लोग का 3n होते हैं। अगला सवाल है कि स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। तो स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। अगला सवाल है कि चमगादड़ द्वारा अगर परागण की प्रक्रिया हो ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्निथोफिली कहते हैं, एंटोमोफिली कहते हैं, कैरेप्टेरोफिली कहते हैं, या हाइड्रोफिली कहते हैं। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा हम लोगों का कैरेप्टेरोफिली कहते हैं। अगला सवाल है कि इनमें कौन केवल एक ही बार अपने जीवन काल में जो है पुष्प पैदा करता है। तो बांस करता है, आम करता है, लीची करता है, या जामुन। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा हम लोग का बांस जो है वह क्या होता है, आपके मोनोकार्पिक्स होते हैं। अगला सवाल है कि युग्मक में स्थानांतरण हो सकता है, जल द्वारा हो सकता है, वायु द्वारा हो सकता है, हवा द्वारा हो सकता है, या इनमें से सभी के द्वारा। तो इसमें से सभी के द्वारा क्या होगा, युग्मक का स्थानांतरण होगा। अगला सवाल है एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है। एमनियोसेंटेसिस कौन सी प्रक्रिया है। तो पहला ऑप्शन है हृदय के विकार के जानने में, दिमाग में कमी ज्ञात करने में, भ्रूण में आनुवंशिक विकार को ज्ञात करने की, और उपयुक्त में सभी की। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, भ्रूण में जो है आनुवंशिक विकार जो होता है ना, इसकी जानकारी के लिए हम लोग क्या करते हैं, एमनियोसेंटेसिस प्रक्रिया करते हैं। अगला सवाल है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो यह किया गया था 1951 ईस्वी में। अगला सवाल है इनमें से कौन सी जो है जनन नियंत्रक युक्ति स्त्री के द्वारा प्रयोग नहीं की जा सकती है। पहला है डायफ्राम्स, मुख्य की गोली, निरोध और कॉपर्टी। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा हम लोग का निरोध। अगला सवाल है कि गर्भाशय के भीतरी स्तर को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शंस है मायोमेटेरियम कहते हैं, एंडोमेटेरियम कहते हैं, जनन एपिथेलियम कहते हैं, या जर्मिनल एपिथेलियम्स कहते हैं। तो गर्भाशय की सबसे आंतरिक भित्ति क्या कहलाती हैं, एंडोमेटेरियम कहलाती हैं। अगला सवाल है कि स्तनधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में पाए जाते हैं, किसके लिए होते हैं। तो पहला है शुक्राणु जनन के लिए होता है, निषेचन के लिए होता है, जनन अंगों के विकास के लिए होता है, और विसरल अंगों के विकास के लिए होता है। तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा शुक्राणु जनन के लिए होता है। अगला सवाल है स्त्री में रजोनवित्ति की उम्र होती है। तो रजोनवित्ति की उम्र क्या होती है, तो आपके जो होती हैं 50 वर्ष होती हैं। अगला है कि जो आदमी से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती हैं। पहला सवाल है क्लाइनीफिल्टर सिंड्रोम्स है, टर्नर सिंड्रोम्स हैं, दात्र कोशिका अरक्तता है, और डाउन सिंड्रोम है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा डाउन सिंड्रोम्स। अगला है कि जेड और ZW तरह का जो है ना सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम किस में पाया जाता है। तो घोंघा में होता है, तिलचट्टा में होता है, मोर में होता है, या मनुष्य में होता है। तो याद रखना है ZW सिस्टम किस में होता है, पक्षियों में होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है मेंडल के नियम का अपवाद है। तो मेंडल के नियम का क्या अपवाद है। तो पहला है प्रभाविता का नियम, युग्मक की शुद्धता का नियम, सहलग्नता का नियम, और स्वतंत्र अपवहन का नियम। तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा सहलग्नता का नियम जो है वह ग्रेगर जॉन मेंडल सर के क्या हैं, अपवाद हैं। अगला है जीन विनिमय किस अवस्था में होती हैं। पहला जाइगोटीन में होती हैं, पेकाटीन में होती हैं, डिप्लोटीन में होती हैं, या डिप्लोटीन में होती हैं। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा पेकाटीन अवस्था में आपके जीन विनिमय होता है। अगला सवाल है कि टिटिका मेसेटाइवम क्या है, ये क्या होते हैं। ट्राइप्लॉइड्स होते हैं,
टेट्राप्लॉइड्स होते हैं, हेक्साप्लॉइड्स होते हैं या डायप्लॉइड्स होते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा हेक्साप्लॉइड्स होते हैं। अगला सवाल है कि यूरासिल किससे संबंधित है? तो इस यूरासिल आपके आरएनए से संबंधित हैं। अगला सवाल है कि डीएनए के पायरिमिडीन्स में क्या पाया जाता है? थायमिन या साइटोसिन पाया जाता है, एडेनिन या गुआनिन पाया जाता है, साइटोसिन्स या यूरासिल पाया जाता है, थायमिन या यूरासिल्स पाया जाता है। तो एडेनिन और गुआनिन क्या पाए जाते हैं? आपके प्यूरिन्स हैं। और पायरिमिडीन्स में क्या है? थायमिन और साइटोसिन। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा थायमिन और साइटोसिन्स, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न पर, जो आपके 15 सवाल आते हैं यहाँ पर। पहला सवाल है कि अलैंगिक प्रजनन के परिणाम स्वरूप या फलस्वरूप उत्पन्न एक जनिकीय संरचना और आनुवंशिक गुणों में समान संतति को क्या कहा जाता है? दूसरा सवाल है गेम्यूल्स जो होते हैं ना, वर्षीय प्रजनन करने वाला कौन सा जीव है? अगला सवाल है कि HIV एड्स का पूरा नाम लिखें, है ना, HIV तथा एड्स का संपूर्ण नाम लिखिए। उसके बाद है आपका सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ अवस्थित है? अगला सवाल है कि परागकण के बाह्य चोल में पाए जाने वाले कठोर प्रतिरोधक कार्बनिक पदार्थों का नाम लिखिए। अगला सवाल है कि बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अगला सवाल है कि स्त्री केसर के उन भागों का नाम बताएं जो फल और बीज बनाते हैं या परिवर्तित होते हैं। अगला सवाल है कि आनुवंशिकी का पिता कौन कहलाता है? उसके बाद है कि आनुवंशिक जो है गुण या लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखलाई देते हैं क्या कहलाते हैं? अगला सवाल है कि एक ऐसे जंतु का नाम बताएं या लिखिए जिसमें अनुप्रस्थ द्विविभाजन होता है। अगला सवाल है कि भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क की रचना को क्या कहते हैं? अगला है मानव में जो है किस प्रकार का निषेचन होता है, यानी मनुष्य में डैश प्रकार का निषेचन होता है। अगला है कि पुरुषों में वृषण त्वचा की बनी जिस थैली श्रुमा संरचना में स्थित होते हैं वह क्या कहलाती हैं? अगला सवाल है कि उत्तक संवर्धन प्रक्रिया में पौधे के जिस किसी भी हिस्से का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अगला सवाल है कि अमीबा प्रतिकूल परिस्थिति में प्रजनन कैसे करता है? अब आगे 10 सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल है मुकुलन क्या है ना, बडिंग प्रोसेस क्या है? अगला सवाल है कि मासिक चक्र कब और क्यों शुरू होता है? अगला सवाल है कि अमीबा में द्विखंडन प्रजनन विधि को सचित्र दर्शाएं। अगला सवाल है द्विलिंगी जीव को परिभाषित करें और उदाहरण लिखें। अगला है हीमोफीलिया को ब्लीडर्स डिजीज क्यों कहा जाता है? अगला सवाल है परागकण की संरचना बनाकर उसे बारे में लिखें। अगला सवाल है कि अलैंगिक तथा लैंगिक प्रजनन में अंतर लिखें। अगला सवाल है वृषण तथा अंडाशय के कार्य बताएं। और अगला सवाल है कि जो है पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाएं। उसके बाद लास्ट सवाल 10वां सवाल है प्रभाविता के नियम को लिखें। लॉन्ग टाइप जो सवाल है जो आपके 5 मार्क्स के हैं, यहाँ पर पहला सवाल जो है वह एक संकरण क्रॉस तथा द्विसंकरण क्रॉस के बारे में लिखें। दूसरा सवाल है परिवार नियोजन की विधियों का उल्लेख करें। अगला सवाल है मानव स्पर्म का सचित्र वर्णन करें। उसके बाद है वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए की संरचना का वर्णन करें। अगला है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया?